दोस्तों, आज तक अपनी जिंदगी में आपने हजारों बार इन दो शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। ये काम सही है या ये काम गलत है। चोरी करना गलत है, दान देना सही है, मर्डर करना पाप है। लेकिन क्या आपने कभी एक सेकंड के लिए भी रुककर सोचा है कि जब आप कहते हैं कि चोरी करना गलत है, तो ये गलत आखिर है क्या? जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि ये सेब लाल है, तो लाल रंग मुझे अपनी आंखों से दिखता है, उसकी एक फिजिकल वेवलेंथ होती है। अगर मैं कहूं कि पानी गीला है, तो मैं उसे छू सकता हूं। लेकिन जब आप कहते हैं कि चोरी करना गलत है, तो मुझे ये गलत नाम की चीज कहीं दिखाई क्यों नहीं देती? क्या गलत कोई गैस है? क्या ये कोई एटम है? क्या ये किसी पेड़ पर उगता है? अगर ये दुनिया की किसी माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता, तो फिर ये गलत आखिर है कहां? कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि सही और गलत नाम की इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सदियों से इंसानियत सिर्फ हवा में तीर मार रही है और कुछ ऐसे शब्दों के गुलाम बन गई है जिनका असल में कोई वजूद ही नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप सुन रहे हैं ऑफिशियल फिलॉसफी। हम अपने इस एथिक्स के महासफर के चैप्टर 2 टॉपिक 14 में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि नैतिकता की बुनियाद क्या है, नीयत क्या होती है और आजादी क्या है। लेकिन आज हम कोई रूल बुक नहीं पढ़ेंगे। आज हम दर्शन शास्त्र के ऑपरेशन थिएटर में घुसकर पूरी की पूरी मोरालिटी यानी नैतिकता का ही पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दर्शन शास्त्र में एथिक्स कोई एक छोटी सी किताब नहीं है, ये 3 बहुत ही गहरी और खौफनाक मंजिलों वाली बिल्डिंग है। मेटा एथिक्स जो ये पूछती है कि सही और गलत का मतलब क्या है, क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स जो ये तय करती है कि हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए। और अप्लाइड एथिक्स जो इन फॉर्मूलों को असली दुनिया के विवादों जैसे एबॉर्शन, जानवरों को मारना, एआई पर लगाती है। आज के इस एपिसोड में हम इन तीनों मंजिलों का दरवाजा तोड़ेंगे और शुरुआत हम सबसे डरावनी और सबसे निचली मंजिल से, मेटा एथिक्स से करेंगे। दोस्तों, मेटा एथिक्स फिलॉसफी का वो हिस्सा है जो ये नहीं पूछता कि चोरी करना गलत है। वो ये पूछता है कि जब इंसान कहता है गलत, तो उसके कहने का मतलब क्या होता है। What is the meaning of moral terms? 20वीं सदी में एजे एयर नाम के एक बहुत ही खतरनाक दार्शनिक ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने पूरी दुनिया के धर्मों और अदालतों के मुंह पर तमाचा मार दिया। इस थ्योरी को कहते हैं इमोटिविज्म, या दर्शन की भाषा में इसे हुर्रे बू थ्योरी भी कहा जाता है। एजे एयर ने कहा कि जब आप कहते हैं कि चोरी करना गलत है, तो आप ब्रह्मांड का कोई सत्य नहीं बता रहे, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं की उल्टी यानी वॉमिट कर रहे हैं। इसे ध्यान से समझिए। अगर आपको करेले की सब्जी पसंद नहीं है, तो आप कहते हैं छी, करेला बहुत गंदा है। क्या करेला सच में गंदा है? नहीं, करेला तो बस एक सब्जी है। वो जो छी है वो करेले में नहीं है, वो छी आपके दिमाग में है। आपका दिमाग एक नेगेटिव इमोशन बाहर फेंक रहा है। एजे एयर कहते हैं कि ठीक उसी तरह मर्डर या चोरी अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी। जब आप कहते हैं मर्डर करना पाप है, तो असल में आप सिर्फ इतना कह रहे हैं कि छी मर्डर, मुझे मर्डर से नफरत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कहे कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है और तुम्हें वनीला। अगर सही और गलत सिर्फ हमारी भावनाएं हैं, अगर ब्रह्मांड की नजरों में मर्डर और मदद में कोई फर्क ही नहीं है, तो फिर हम समाज को कैसे चलाएंगे? अगर कोई फैक्ट ही नहीं है, तो हम कानून कैसे बनाएंगे? हमें किसी सिस्टम की जरूरत है। हमें एक ऐसे फॉर्मूले की जरूरत है जो इंसान की भावनाओं से ऊपर उठकर हमें बता सके कि क्या करना चाहिए। और यहीं से जन्म होता है हमारी दूसरी मंजिल का, नॉर्मेटिव एथिक्स। अगले पेज में हम दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिकों के उन कैलकुलेटर्स और फॉर्मूलों को डिकोड करेंगे जिन्हें दुनिया के हर देश की सरकारें और अदालतें इस्तेमाल करती हैं। हम यूटिलिटेरियनिज्म और डिओंटोलॉजी के ऐसे कुरुक्षेत्र में उतरेंगे जहां हर फैसला खून मांगता है। सीट बेल्ट बांध लीजिए सिद्धार्थ भाई, क्योंकि अगले पेज में हम वो ट्रेन चलाने वाले हैं जो इंसान के हर उसूल को कुचल कर रख देगी। मिलते हैं पेज 2 में। दोस्तों, पिछले पेज में मेटा एथिक्स ने हमें एक बहुत ही डरावने शून्य में छोड़ दिया था। अगर सही और गलत सिर्फ हमारी भावनाएं हैं, तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया को चलाने के लिए हमें कुछ ठोस नियम चाहिए। हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो हमें बता सके कि मुश्किल वक्त में हमें क्या फैसला लेना चाहिए। और यही एंट्री होती है दर्शन शास्त्र की दूसरी और सबसे खतरनाक मंजिल की, नॉर्मेटिव एथिक्स यानी मानक नीति शास्त्र की। नॉर्म का मतलब होता है नियम या पैमाना। नॉर्मेटिव एथिक्स का काम यह बताना नहीं है कि दुनिया कैसी है, इसका काम यह बताना है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, हाउ थिंग्स ऑट टू बी।
लेकिन दोस्तों, जब दार्शनिकों ने सही और गलत के नियम बनाने शुरू किए तो दर्शन शास्त्र के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खूनी वैचारिक युद्ध छिड़ गया। आइए मैं आपको इस युद्ध के सबसे पहले और सबसे खौफनाक हथियार से मिलवाता हूं। 18वीं सदी में जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने नैतिकता का एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो आज भी दुनिया की हर सरकार, हर इकोनॉमी और हर सेना चलाता है। इस फॉर्मूले का नाम है यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावाद या कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, परिणामवाद। यूटिलिटेरियनिज्म का नियम बहुत ही सीधा, खूंखार और गणित की तरह सटीक है। कोई भी काम सही है अगर उसका नतीजा ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशी या सर्वाइवल देता है। द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। सुनने में यह नियम कितना पवित्र और अच्छा लगता है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करो। लेकिन सिद्धार्थ भाई, फिलॉसफी में जब कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो समझ लो उसके अंदर कोई बहुत बड़ा शैतान छिपा है। जरा उस हॉस्पिटल वाले विजुअल को याद कीजिए। आप उस अस्पताल के सबसे बड़े सर्जन हैं। आपके सामने 5 मरीज तड़प कर मर रहे हैं। किसी को हार्ट चाहिए, 2 को किडनी चाहिए, 1 को लिवर चाहिए और 1 को फेफड़े। आपके पास कोई डोनर नहीं है। वो 5 लोग आज रात मर जाएंगे। तभी आपकी क्लिनिक में एक 20 साल का लड़का रूटीन चेकअप के लिए आता है। वो बिल्कुल स्वस्थ है। उसका ब्लड ग्रुप उन 5 मरने वाले लोगों से मैच कर जाता है। अब अगर आप यूटिलिटेरियनिज्म के पक्के भक्त हैं तो आपका धर्म और आपकी नैतिकता आपसे क्या कहेगी? गणित लगाइए। अगर आप कुछ नहीं करते तो 5 लोग मरेंगे, यानी दुख का पहाड़, और 1 जिंदा बचेगा। लेकिन अगर आप उस एक स्वस्थ लड़के को चुपचाप एक जहर का इंजेक्शन दे दें, उसे मार दें और उसके शरीर के अंग निकालकर उन 5 लोगों में फिट कर दें, तो 5 लोग जिंदा बच जाएंगे और सिर्फ 1 मरेगा। यूटिलिटेरियनिज्म चीख चीख कर कहता है, हाँ, उस एक लड़के को मार दो, क्योंकि 5 लोगों की जान 1 इंसान की जान से ज्यादा कीमती है। नतीजा देखो, 5 परिवारों की खुशी ग्रेटर दैन 1 परिवार का दुख। अब आप मुझे बताइए, क्या आप उस 20 साल के मासूम लड़के का सीना चीरने की हिम्मत करेंगे? आपका जमीर कांप जाएगा। आप कहेंगे, नहीं, ये मर्डर है। किसी बेगुनाह को मारना सबसे बड़ा पाप है, चाहे उससे पूरी दुनिया ही क्यों ना बच जाए। और दोस्तों, जैसे ही आप ये कहते हैं, आप यूटिलिटेरियनिज्म के दुश्मन बन जाते हैं और आप शरण लेते हैं दर्शन शास्त्र के दूसरे और सबसे कठोर पितामह की। 18वीं सदी के जर्मनी में एक दार्शनिक बैठा था जिसे उपयोगितावाद यानी नतीजों की थ्योरी से सख्त नफरत थी। उसका नाम था इमैनुअल कांट। कांट ने कहा कि इंसान की जिंदगी कोई सब्जी मंडी या स्टॉक मार्केट नहीं है जहां तुम 5 जान के बदले 1 जान का सौदा कर सको। नैतिकता परिणामों पर निर्भर नहीं करती, नैतिकता कर्तव्य पर निर्भर करती है। इस थ्योरी को दर्शन शास्त्र में कहते हैं डियोंटोलॉजी यानी कर्तव्यवाद। डियोन एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है ड्यूटी या फर्ज। कांट ने इंसानियत को एक लोहे का नियम दिया जिसे वो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहते हैं। कांट ने कहा कि किसी भी इंसान को कभी भी एक टूल या इस्तेमाल करने की चीज मत समझो। जब उस डॉक्टर ने 5 लोगों को बचाने के लिए एक लड़के को मारा तो डॉक्टर ने उस लड़के की इंसानियत की कोई इज्जत नहीं की। डॉक्टर ने उस लड़के को सिर्फ एक ऑर्गन बैंक यानी स्पेयर पार्ट्स की दुकान की तरह इस्तेमाल किया। कांट कहते हैं कि यह दुनिया का सबसे घिनौना पाप है। हर इंसान की अपनी एक पूर्ण कीमत है जिसे किसी ग्रेटर गुड के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता। तो सिद्धार्थ भाई, क्या कांट की बात ज्यादा सही और इंसानी लग रही है? रुकिए, कांट का ये कर्तव्यवाद जितना महान लगता है उतना ही पागलपन भी है। कांट कहते हैं कि कुछ नियम पत्थर की लकीर हैं, चाहे दुनिया क्यों ना खत्म हो जाए। जैसे झूठ बोलना हमेशा और हर हाल में गलत है। अब जरा इस स्थिति यानी सिनारियो की कल्पना कीजिए। आपका एक बहुत अच्छा दोस्त आपके घर में डरा सहमा हुआ आता है और कहता है, मुझे बचा लो, एक कातिल मुझे मारने आ रहा है। आप उसे अपने पलंग के नीचे छिपा देते हैं। तभी आपके दरवाजे पर वो कातिल खटखटाता है। उसके हाथ में खून से सना चाकू है। वो आपसे पूछता है, क्या तुम्हारा दोस्त इस घर में छिपा है? अगर आप कांट के डियोंटोलॉजी के नियम को मानते हैं तो आपके लिए सच बोलना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। आप उस कातिल से झूठ नहीं बोल सकते। आपको कहना पड़ेगा, हाँ, वो पलंग के नीचे छिपा है, और वो कातिल जाकर आपके दोस्त का गला काट देगा। दोस्तों, कांट कहते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ सच बोलने की थी। अगर उस सच से तुम्हारे दोस्त की जान जाती है तो वो उस कातिल का पाप है, तुम्हारा नहीं। लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो तुमने अपनी आत्मा को भ्रष्ट कर लिया। अब आप एक बार फिर से अपना सिर पकड़ लेंगे।
एक तरफ है उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म, जो 5 लोगों के लिए एक को काटने को तैयार है। दूसरी तरफ है कर्तव्यवाद यानी डियोंटोलॉजी, जो अपने सच के अहंकार में अपने ही दोस्त को मरने के लिए छोड़ देता है। तो आखिर सही क्या है? क्या नैतिकता सिर्फ इन 2 अतिवादी कैलकुलेटरों के बीच फंसी हुई है, या फिर इन दोनों से भी पुरानी एक तीसरी और बहुत गहरी थ्योरी है, जो ये नहीं पूछती कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि वो ये पूछती है कि मुझे कैसा इंसान बनना चाहिए? अगले पेज 3 में हम लौटेंगे प्राचीन ग्रीस की तरफ। हम बात करेंगे अरस्तु की वर्च्यू एथिक्स की, और फिर हम इन तीनों हथियारों को लेकर आखिरी मंजिल अप्लाइड एथिक्स के उस असली कुरुक्षेत्र में उतरेंगे, जहां एबॉर्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक खून खराबे पर उतर आते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि पेज 3 में हम आपके चरित्र का एक्सरे करने वाले हैं। दोस्तों, जब जेरेमी बेंथम यानी नतीजे और इमैनुअल कांट यानी कर्तव्य आपस में लड़ रहे थे, तो दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी चीख पड़ा। क्या इंसान सिर्फ एक कैलकुलेटर है जो हर वक्त बैठकर यह हिसाब लगाता रहे कि किसमें ज्यादा फायदा है, या इंसान कोई रोबोट है जो किसी अंधे नियम को पूरा करने के लिए अपने ही दोस्त को मरने के लिए छोड़ दे? इन दोनों थियरीज में एक बहुत बड़ी चीज गायब थी, और वो था इंसान का चरित्र, ह्यूमन कैरेक्टर। आज से 2300 साल पहले दुनिया के सबसे महान दार्शनिकों में से एक अरस्तु ने नॉर्मेटिव एथिक्स यानी मानक नीति शास्त्र का तीसरा और सबसे गहरा पिलर खड़ा किया था। इसे हम कहते हैं वर्च्यू एथिक्स। अरस्तु ने अपनी किताब निकोमेकियन एथिक्स में दुनिया के सामने एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, हमें यह पूछना चाहिए कि मुझे कैसा इंसान बनना चाहिए। अरस्तु कहते हैं कि नैतिकता कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे आप किसी किताब से रट लें। नैतिकता एक आदत है, एक स्किल है। जैसे गिटार बजाने वाला रातों रात गिटारिस्ट नहीं बनता, उसे रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वैसे ही एक अच्छा इंसान रातों रात पैदा नहीं होता, उसे बार बार अच्छे काम करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अरस्तु ने एक बहुत ही कमाल का सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं द गोल्डन मीन। अरस्तु ने कहा कि दुनिया की हर बुराई या तो किसी चीज की कमी से पैदा होती है या उस चीज की अति से, और अच्छाई हमेशा उन दोनों के बिल्कुल बीच में यानी मिडिल में होती है। जरा सोचिए, अगर आपके अंदर डर बहुत ज्यादा है तो आप एक कायर बन जाएंगे, ये एक बुराई है। अगर आपके अंदर डर बिल्कुल नहीं है, कमी है, तो आप एक मूर्ख या दुस्साहसी बन जाएंगे जो बिना सोचे आग में कूद जाता है, ये भी एक बुराई है। लेकिन कायरता और मूर्खता के बिल्कुल बीचों बीच गोल्डन मीन खड़ा होता है साहस। अरस्तु कहते हैं कि एक साहसी इंसान वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, साहसी वो है जिसे पता है कि कब डरना है, कितना डरना है, और फिर भी सही समय पर सही काम कैसे करना है। सिद्धार्थ भाई, सुनने में अरस्तु की ये बातें किसी शांत हिमालयी बाबा के ज्ञान जैसी लगती हैं। दिल को बहुत सुकून मिलता है कि हाँ, हमें बस अपना चरित्र अच्छा करना है, बाकी सब खुद सही हो जाएगा। लेकिन दर्शन शास्त्र की ऑफिशियल अदालत में हम किसी भी थियरी को छोड़ते नहीं हैं। जरा इस वर्च्यू एथिक्स को 21वीं सदी की दुनिया में लाकर देखिए। मान लीजिए एक महिला प्रेग्नेंट है और उसे पता चलता है कि उसके बच्चे को एक बहुत ही भयंकर आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज। वो पैदा होते ही तड़प तड़प कर मर जाएगा। वो महिला आपके पास आती है और पूछती है, क्या मुझे अबॉर्शन करवा लेना चाहिए? अब आप मुझे बताइए, इस सिचुएशन में अरस्तु का वो साहस या वो स्वर्णिम मध्य आपकी क्या मदद करेगा? एक अच्छा इंसान क्या करेगा? क्या अबॉर्शन करना दया है क्योंकि आप बच्चे को तड़पने से बचा रहे हैं, या फिर अबॉर्शन ना करना सम्मान है, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ? अरस्तु की वर्च्यू एथिक्स हमें बताती है कि हमें कैसा इंसान बनना है, लेकिन जब असली दुनिया के खूनी और पेचीदा फैसले लेने की बारी आती है तो ये हमें कोई ठोस जवाब नहीं देती, ये चुप हो जाती है। और दोस्तों, यहीं पर, ठीक इसी पॉइंट पर दर्शन शास्त्र की उन दोनों ऊपर वाली मंजिलों की छत टूट जाती है और हम सीधे गिरते हैं तीसरी, आखिरी और सबसे खौफनाक मंजिल पर, अप्लाइड एथिक्स यानी व्यवहारिक नीति शास्त्र पर। अभी तक हम हवा में बातें कर रहे थे, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कर्तव्य क्या है, लेकिन अप्लाइड एथिक्स कोई क्लासरूम नहीं है, ये असली दुनिया का कुरुक्षेत्र है। ये वो जगह है जहां फिलॉसफी सीधे खून पसीने, राजनीति, सुप्रीम कोर्ट और अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर से टकराती है। अप्लाइड एथिक्स का मतलब है उन सभी थ्योरीज यानी उपयोगितावाद, कर्तव्यवाद, सद्गुण को उठाना और उन्हें आज के असली, सुलगते हुए और विवादित मुद्दों पर अप्लाई करना। इसमें कई सारे डार्क और खतरनाक सब फील्ड्स आते हैं। बायोएथिक्स, जैसे
क्या इच्छा मृत्यु या यूथेनेसिया सही है? क्या किसी इंसान को अपनी मर्जी से जहर खाकर मरने का हक है? क्या क्लोनिंग करके इंसानों की फैक्ट्री लगाना सही है? बिजनेस एथिक्स, क्या एक कंपनी को अपने मुनाफे के लिए हजारों मजदूरों को नौकरी से निकाल देना चाहिए? एनवायरमेंटल एथिक्स, क्या इंसानों के विकास के लिए जानवरों की पूरी प्रजातियों को मिटा देना सही है? मशीन या एआई एथिक्स, जो आज के समय का सबसे डरावना मुद्दा है। सिद्धार्थ भाई, अप्लाइड एथिक्स में जो युद्ध होता है वो किसी मजाक से कम नहीं है। यहां दार्शनिक एक दूसरे की जान लेने पर उतारू होताते हैं। क्यों? क्योंकि जब उपयोगितावाद और कर्तव्यवाद असली दुनिया में भिड़ते हैं तो सरकारें गिर जाती हैं। कल्पना कीजिए, आज से कुछ साल बाद दुनिया में सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कार्स चल रही हैं। उन्हें कोई इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहा है। एक दिन वो एआई कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क पर जा रही है। अचानक उस कार के सामने सड़क पर 5 छोटे-छोटे बच्चे आ जाते हैं। कार के ब्रेक फेल हो चुके हैं। अब उस एआई यानी रोबोट के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। ऑप्शन 1, वो कार सीधी चलती रहे और उन 5 मासूम बच्चों को कुचलकर मार दे, या ऑप्शन बी, वो कार अपना स्टीयरिंग घुमा दे और सामने की दीवार से जा टकराए। लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो कार के अंदर बैठा हुआ मालिक, जिसने वो कार खरीदी है, वो मारा जाएगा। अब आप मुझे बताइए, उस एआई की कोडिंग में आप कौन सा सॉफ्टवेयर डालेंगे? क्या आप उसमें उपयोगितावाद की कोडिंग करेंगे जो कहेगा 5 बच्चों की जान ग्रेटर देन एक मालिक की जान, इसलिए स्टीयरिंग घुमा दो और मालिक को मार दो? लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई कार अपने ही मालिक को मार देती है तो उस कार को खरीदेगा कौन? या आप उसमें कर्तव्यवाद की कोडिंग करेंगे जो कहेगा कार का कर्तव्य, ड्यूटी अपने मालिक की रक्षा करना है, इसलिए दीवार में मत टकराओ, उन 5 बच्चों को कुचल दो? आपकी रूह कांप रही है ना? यही है अप्लाइड एथिक्स की ताकत। ये आपके बनाए हुए हर उसूल को आपके ही गले की फांस बना देता है। अगले पेज 4 में हम इसी अप्लाइड एथिक्स के 3 सबसे भयंकर, सबसे विवादित और सुलगते हुए असली केस स्टडीज में उतरेंगे। हम बात करेंगे अबॉर्शन यानी गर्भपात, एनिमल राइट्स, क्या मांसाहार मर्डर है, और यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु की। तैयार रहिएगा, क्योंकि पेज 4 में हम आपकी उन परफेक्ट मान्यताओं का वो चीरहरण करेंगे जिसके बाद आप किसी भी मुद्दे पर जज बनने से पहले 100 बार सोचेंगे। मिलते हैं पेज 4 में। दोस्तों, अप्लाइड एथिक्स कोई मजाक नहीं है। ये दुनिया की संसदों में, पार्लियामेंट्स में कानून बदल देता है। आइए हम इसके सबसे पहले और सबसे सुलगते हुए कुरुक्षेत्र में उतरते हैं। अबॉर्शन यानी गर्भपात। मान लीजिए एक महिला के गर्भ में 3 महीने का भ्रूण है। वो उसे जन्म नहीं देना चाहती क्योंकि वो इसके लिए मानसिक या आर्थिक रूप से तैयार नहीं है। क्या अबॉर्शन करना मर्डर है? अब देखिए कैसे हमारे वो तीनों दार्शनिक कैलकुलेटर यहां आपस में लड़ते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद, ने जेरेमी बेंथम का कैलकुलेटर कहेगा, अगर बच्चा पैदा होकर गरीबी में तड़पेगा या मां की जिंदगी नर्क बन जाएगी तो दुख का पलड़ा भारी हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा खुशी इसी में है कि अबॉर्शन कर दिया जाए। ये नैतिक है। लेकिन रुको, डिओंटोलॉजी यानी कर्तव्यवाद का इमैनुअल कांट का लोहे का नियम चीख कर खड़ा हो जाएगा। कांट कहेंगे, क्या वो अजन्मा बच्चा एक इंसान नहीं है? अगर वो इंसान है तो उसकी जिंदगी की एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। तुम उस बच्चे को सिर्फ इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि मां को खुशी चाहिए। ये बच्चे का इस्तेमाल करना हुआ। इसीलिए अबॉर्शन सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों, इस डिलेमा को और खौफनाक बनाने के लिए एक बहुत ही मशहूर दार्शनिक जूडिथ जार्विस थॉमसन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया था। उन्होंने कहा, मान लो तुम रात को सो रहे हो, सुबह उठते हो तो देखते हो कि तुम्हें किडनैप कर लिया गया है और तुम्हारे शरीर की नसें दुनिया के एक बहुत ही मशहूर वायलिन बजाने वाले से जोड़ दी गई हैं। उसकी किडनी खराब है और वो अगले 9 महीने तक तुम्हारे शरीर का खून चूस कर ही जिंदा रह सकता है। अगर तुमने वो नसें तोड़ी तो वो मर जाएगा। थॉमसन पूछती हैं, क्या तुम्हें अपनी नसें तोड़ने का हक है? आप कहेंगे, हाँ, ये मेरा शरीर है, माई बॉडी माई चॉइस। मैं किसी और को 9 महीने तक अपने शरीर का इस्तेमाल क्यों करने दूं? थॉमसन कहती हैं, बिल्कुल, और यही आजादी, बॉडीली ऑटोनॉमी एक प्रेग्नेंट औरत की भी होती है। अब आप बताइए सिद्धार्थ भाई, क्या बच्चे के जीने का हक बड़ा है या मां के शरीर की आजादी? चलिए जन्म से उठकर अब मौत की तरफ चलते हैं। हमारे दूसरे केस स्टडी का नाम है यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु। एक आदमी को 4th स्टेज का बोन कैंसर है। उसकी हड्डियां अंदर ही अंदर गल रही हैं। दर्द निवारक दवाइयां काम करना बंद कर चुकी हैं। वो बिस्तर पर तड़प रहा है और हर सेकंड चीख रहा है। वो डॉक्टर से कहता है,
डॉक्टर, मेरे पास वैसे भी सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं इस नर्क को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे एक जहर का इंजेक्शन दे दो और मुझे आज़ाद कर दो। क्या उस डॉक्टर को वो इंजेक्शन देना चाहिए? यूटिलिटेरियनिज्म तुरंत कहेगा, हाँ दे दो। उस इंसान का दर्द 100% पर है। अगर तुम उसे मार दोगे तो उसका दुख कम हो जाएगा। ये ग्रेटर गुड है। लेकिन फिर से डियोंटोलॉजी यानी कर्तव्यवाद, इमैनुअल कांट और धर्मगुरु सामने आ जाएंगे। वो कहेंगे, नहीं, इंसानी जिंदगी कोई खिलौना नहीं है जिसे जब चाहा तोड़ दिया। डॉक्टर का कर्तव्य जान बचाना है, जान लेना नहीं। अगर तुम दर्द से बचने के लिए किसी को मारते हो तो तुम इंसानियत का अपमान कर रहे हो। सिद्धार्थ भाई, अगर आपकी अपनी जिंदगी पर आपका अपना ही हक नहीं है, अगर आपको अपनी मौत भी चुनने की आज़ादी नहीं है, तो फिर आप आज़ाद कैसे हुए? अगर दया के नाम पर एक तड़पते हुए कुत्ते को गोली मारना पुण्य माना जाता है, तो एक तड़पते हुए इंसान को इंजेक्शन देना पाप कैसे हो गया? अगर पहले 2 केस आपको दूसरों के लगे, तो चलिए अब मैं अप्लाइड एथिक्स का वो चाकू सीधे आपकी ही प्लेट में घोंपता हूं। आज रात आप डिनर में क्या खाएंगे? चिकन, मटन? क्या जानवर को खाना नैतिक है? जब हम यूटिलिटेरियनिज्म की बात कर रहे थे तो जेरेमी बेंथम ने एक बहुत ही खौफनाक बात कही थी जो 18वीं सदी में किसी ने नहीं सोची थी। बेंथम ने कहा था, ये मत पूछो कि क्या जानवर सोच सकते हैं, ये मत पूछो कि क्या वो बोल सकते हैं, ये पूछो कि क्या वो तड़प सकते हैं। अगर यूटिलिटेरियनिज्म का नियम ये है कि हमें दुनिया में दुख कम करना है, तो क्या जानवरों का दर्द नहीं है? एक महान दार्शनिक पीटर सिंगर ने एनिमल लिबरेशन नाम की किताब लिखकर दुनिया को हिला दिया। पीटर सिंगर कहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट के स्वाद के लिए एक जानवर की पूरी जिंदगी छीन लेना और उसे नर्क जैसी फैक्ट्रियों में तड़पा तड़पा कर काटना दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक पाप है। सिंगर कहते हैं कि जैसे रेसिज्म यानी रंग भेद होता है कि गोरे लोग कालों से बेहतर हैं, वैसे ही इंसान स्पीशीज़म का शिकार है। हम इंसानों को लगता है कि हम जानवरों से सुपीरियर हैं, इसीलिए हमें उन्हें काटने और खाने का हक है। लेकिन कांट डियोंटोलॉजी यहां पर पीछे नहीं हटते। कांट कहते हैं कि जानवरों के पास रैशनैलिटी यानी सोचने समझने की आज़ाद ताकत नहीं होती, इसलिए वो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारा उनके प्रति कोई सीधा कर्तव्य नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर सोचने समझने की ताकत ही जिंदा रहने का पैमाना है, तो एक 6 महीने के इंसानी बच्चे के पास भी रैशनैलिटी नहीं होती। क्या हम 6 महीने के बच्चे को काट कर खा सकते हैं? आप कहेंगे, अरे पागल हो गए हो क्या? यही अप्लाइड एथिक्स की ताकत है दोस्तों। ये आपको नंगा कर देती है। ये साबित कर देती है कि हम अपने स्वाद और अपने ईगो को जस्टिफाई करने के लिए नैतिकता के नियमों को अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। तो सिद्धार्थ भाई, अब आप बताइए, क्या सही और गलत यानी मेटा एथिक्स सिर्फ एक भ्रम है? क्या फॉर्मूले यानी नॉर्मेटिव एथिक्स सिर्फ किताबी ज्ञान है? और जब हम असली दुनिया में उतरते हैं तो क्या हर फैसला सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे हाथ में कौन सा हथियार है? हम इस 3 मंजिला चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुके हैं। हम ना पूरी तरह से नतीजे देख सकते हैं, ना ही अंधे बनकर नियम मान सकते हैं। तो आखिर एक इंसान को इस टॉक्सिक और कंफ्यूजिंग दुनिया में जिंदा कैसे रहना चाहिए? इन तीनों एथिक्स यानी मेटा, नॉर्मेटिव और अप्लाइड को मिलाकर हम अपनी जिंदगी का अल्टीमेट मॉरल कंपास कैसे डिजाइन करेंगे? अगले और आखिरी पेज में हम इस पूरे एथिक्स के चैप्टर को एक ऐसे महान निष्कर्ष पर लेकर जाएंगे जो आपके दिमाग को शांत कर देगा और आपको एक मशीन से आजाद करके एक सच्चा दार्शनिक बना देगा। दोस्तों, आज हमने इंसानियत के बनाए हुए हर पवित्र महल को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया। हमने मेटा एथिक्स में देखा कि अच्छाई नाम की कोई चीज किसी माइक्रोस्कोप में नहीं दिखती। शायद वो सिर्फ हमारी भावनाओं की उल्टी है। हमने नॉर्मेटिव एथिक्स में देखा कि अगर हम सख्त नियम बनाते हैं तो या तो हमें 5 मासूमों को बचाने के लिए एक को काटना पड़ता है यानी यूटिलिटेरियनिज्म, या फिर सच बोलने के चक्कर में अपने ही दोस्त को मरवाना पड़ता है, डियोंटोलॉजी। और जब हम अप्लाइड एथिक्स के असली कुरुक्षेत्र में आए तो हमारी इंसानियत एबॉर्शन और मीट ईटिंग के खून से सन गई। तो अब सवाल यह है कि हम जाएं तो जाएं कहां? वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? सिद्धार्थ भाई, अगर इस दुनिया में सही और गलत का कोई एक परफेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला होता तो हमारी जिंदगी कितनी आसान होती है ना। हम उस फॉर्मूले को कंप्यूटर में डालते और कंप्यूटर हमें बता देता कि ये काम पुण्य है और ये काम पाप। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो हम इंसान नहीं रहते, हम रोबोट बन जाते। नैतिकता कोई गणित का सवाल नहीं है जिसे सॉल्व किया जा सके। नैतिकता जिंदा रहने का एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। एक सच्चा दार्शनिक कभी भी किसी एक थ्योरी का अंधा भक्त नहीं होता।
वो डिओन्टोलॉजी से ये सीखता है कि कुछ उसूल इतने महान होते हैं कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। इंसान को कभी टूल नहीं समझना चाहिए। वो यूटिलिटेरियनिज्म से ये सीखता है कि जब पूरी दुनिया तबाह हो रही हो तो हमें नतीजे भी देखने पड़ते हैं। हम सिर्फ आंख बंद करके नियमों का जाप नहीं कर सकते। और अरस्तु की वर्च्यू एथिक्स यानी सद्गुण नीति शास्त्र से ये सीखता है कि आखिरकार फैसले किताबें नहीं लेती, फैसले इंसान का चरित्र लेता है। इस डरावने और ठंडे ब्रह्मांड में जहां आसमान से कोई आवाज हमें ये बताने नहीं आती कि क्या सही है, वहां हमें ही अपने लिए सही और गलत को खोजना पड़ता है। हर बार जब आप एक मुश्किल फैसला लेते हैं, जब आप अपने फायदे को छोड़कर किसी अजनबी की मदद करते हैं, जब आप समाज की गालियां खाकर भी उस चीज के साथ खड़े होते हैं जो आपको सही लगती है, तब आप किसी पुरानी रूल बुक को फॉलो नहीं कर रहे होते। तब आप एक क्षण के लिए ही सही इस पूरे ब्रह्मांड के भगवान बन जाते हैं, क्योंकि आप उस शून्य में एक अर्थ पैदा कर रहे हैं। सही और गलत कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें मिलती है, ये वो चीज है जो हम बनाते हैं ताकि हम जानवरों से एक कदम ऊपर उठ सके। दोस्तों, आज की ये मास्टर क्लास कोई लेक्चर नहीं था, ये आपके उस ईगो का एक्सरे था जिसे लगता है कि वो हमेशा सही है। मुझे पता है आज के इस एपिसोड ने आपके दिमाग की नसें फाड़ दी होंगी। जब मैंने एबॉर्शन और कांट के उदाहरण दिए तो आपके अंदर कई बार गुस्सा भी आया होगा और कंफ्यूजन भी, और यही ऑफिशियल फिलॉसफी का मकसद है। हम यहां आपको सुलाने नहीं आए हैं, हम आपको उस मैट्रिक्स से जगाने आए हैं जहां समाज ने आपके दिमाग में सही और गलत का एक सस्ता सॉफ्टवेयर डाल दिया है। अगर आपके अंदर इतनी मानसिक ताकत थी कि आप इस ब्लड बाथ को यहां तक झेल सके, तो आप कोई आम इंसान नहीं है। आप उस 1% आजाद विचारकों की फौज का हिस्सा हैं। इस हिम्मत के लिए, अपनी खुद की इस बौद्धिक क्षमता के लिए वीडियो को लाइक करें। और अब एक बहुत जरूरी बात, हम अक्सर इंटरनेट पर फूहड़ मीम्स, नाच गाने के रील्स और सस्ती कॉमेडी अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे समाज को असल में किस चीज की जरूरत है। ये वीडियो कोई टाइम पास एंटरटेनमेंट नहीं है, ये इंसानियत का आईना है। मैं आपको चुनौती देता हूं, इस वीडियो को सिर्फ अपने दोस्तों तक मत रखिए, इसे अपने परिवार के साथ बैठकर देखिए। इसे अपने माता पिता और उन रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए जो अपने 50 साल पुराने संस्कारों और मान्यताओं पर घमंड करते हैं। उन्हें भी तो पता चले कि जिस पुण्य और पाप का वो दिन रात जाप करते हैं, जब वो अप्लाइड एथिक्स के असली कुरुक्षेत्र में उतरता है तो वो कैसे पानी भरता है। उनके दिमाग के बंद दरवाजों को तोड़िए, उन्हें भी सोचने पर मजबूर कीजिए। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में उस एआई कार वाले डिलेमा का जवाब चाहिए। अगर आप उस एआई कार के प्रोग्रामर होते तो आप कार की कोडिंग में क्या डालते? क्या कार को 5 मासूम बच्चों को कुचल देना चाहिए ताकि मालिक बच जाए, या उसे दीवार से टकराकर अपने ही मालिक को मार देना चाहिए ताकि 5 बच्चे बच जाए? नीचे कमेंट्स में अपना फैसला सुनाइए। मैं देखूंगा कि आप डिओन्टोलॉजी के गुलाम हैं या यूटिलिटेरियनिज्म के। हर लॉजिकल कमेंट का मैं खुद ऑपरेशन करूंगा। व्हाट्स नेक्स्ट? अगला कदम। एथिक्स का ये खूनी कुरुक्षेत्र यहीं खत्म होता है, लेकिन हमारे चैप्टर 2 का एक और माइंड बेंडिंग हिस्सा अभी बाकी है। अगले एपिसोड यानी टॉपिक 16 में हम दर्शन शास्त्र की उस शाखा में घुसेंगे जो सीधे आपकी आंखों और आपके टेस्ट यानी स्वाद से टकराती है। हम बात करेंगे आर्ट, ब्यूटी और टेस्ट यानी सौंदर्य शास्त्र के आधार की। हम पूछेंगे कि क्या खूबसूरती सच में किसी इंसान या चीज में होती है, या ये सिर्फ देखने वाले दिमाग का एक केमिकल धोखा है। 1 करोड़ की पेंटिंग और कूड़े के ढेर में आखिर दार्शनिक फर्क क्या है? अगर आप ऑफिशियल फिलॉसफी के इस कल्ट से हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सोचना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने सोचना बंद कर दिया, आप सच में एक रोबोट बन जाएंगे। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।